अरे बच्चों, हम आज आपको वास्तविक संख्याओं के बारे में बताएंगे। इससे पहले जब हम कक्षा 10 के बच्चों को ये पाठ प्रारंभ करने जा रहे हैं, तो बच्चों ये आज हमारे विश्व में कोरोना महामारी ऐसी फैली है कि हमको हमारे यहाँ स्कूल बंद करने पड़े, लॉकडाउन करना पड़ा ताकि हम सोशल डिस्टेंसिंग में रह सकें। तो बच्चों ये सोशल डिस्टेंसिंग इसलिए है कि ताकि कोरोना वायरस के संक्रमण को हम मार सकें। तो हमको इसको समझना है और लॉकडाउन का भी पालन कर, जब लॉकडाउन खुलता है उस समय जब बाहर जाते हैं तो हम सोशल डिस्टेंसिंग बना के चलना है। हर सरकार के हर कायदे की नियम जो ऊपर से आते हैं उनको पालन करना चाहिए हमको। दूसरा, कोरोना वायरस से बचने के लिए हमें अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को भी डेवलप करना पड़ेगा। उसके लिए आपको गर्म पानी का सेवन करना है और काली मिर्च, अदरक, लहसुन इसका प्रयोग करना है और नींबू, संतरा, इन फलों का प्रयोग करना है और एक दूसरे से जब भी मिले तो दूर से ही नमस्ते करें। तो बच्चों ये तो कोरोना महामारी की बात रही। अब हम आपको कक्षा 10 में पहला पाठ है वास्तविक संख्याएं। इसके बाद में पूर्व में पढ़ा है, आपने पूर्व में क्या पढ़ा? प्राकृतिक संख्याएं पढ़ा, पूर्ण संख्याएं पढ़ा। प्राकृतिक संख्याओं के लिए आपको पता है प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से। पूर्ण संख्याएं 0, उसमें प्राकृतिक संख्याओं में हम सम्मिलित कर देते हैं, इनको हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। उसके बाद आता है पूर्णांक। इसमें हम ऋण संख्याओं को भी शामिल कर लेते हैं, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, इस तरह से 0, 1, 2, 3, 4। ये ऋण पूर्णांक, शून्य और धन पूर्णांक मिलकर पूर्णांक बनता है। यानी ऋण संख्या, शून्य और धन संख्याएं मिलकर जो सम्मिलित होता है उसे हम पूर्णांक कहते हैं। इसके बाद आता है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं तो बच्चों आपने देखा, कक्षा 9 में आपने पढ़ा होगा कि जब हम 1/2 की बात करते हैं, 2/3 की बात करते हैं, तो हमारे स्वतः ही कल्पना आती है परिमेय संख्याएं, जबकि 0 और 1, 2, 3, 4, 5 ऋण संख्या, ये भी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्याओं का मूल भाव क्या है? जिन संख्याओं को हम भिन्न के रूप में अर्थात p/q के रूप में लिख सकते हैं उनको हम परिमेय संख्या कहते हैं। और q बराबर नहीं है 0, यानी नीचे हर जो है, ऊपर को बोलते हैं अंश, नीचे को बोलते हैं हर, तो हर का मान यानी q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तब हम सभी संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। इससे आगे जब बढ़ते हैं हम परिमेय संख्याओं में, आपने देखा होगा 1/3 है तो 0.333 आता रहता है, यह भी परिमेय संख्या है। और 2/5 है, यह भी परिमेय संख्या है, लेकिन इसे भाग करेंगे तो क्या आएगा? 0.4। इन दोनों में देखा कि इसको हमने परिमेय संख्या कहा क्योंकि 3 की पुनरावृत्ति हो रही है और 0.4 इसमें यहां शांत दशमलव है, तो ये दोनों स्थितियों में हम इनको परिमेय संख्या कहते हैं। अब उसके बाद आता है अपरिमेय संख्याएं। √3, √3, √5 और वे संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में नहीं ले सकते हैं और जिनका दशमलव प्रसार अशांत और अनावर्ती होता है, उसमें आवर्ती नहीं होती। जैसे हम उदाहरण लें, आपको हमने लिखा 0.01, 001, 001, 0001, इस तरह से आप देख रहे हैं 1 आ रहा है, लेकिन उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। 0101 आता तब तो हम इसे कहते हैं परिमेय संख्या है, लेकिन अशांत अनावर्ती है, अनावर्ती, आवर्ती नहीं हो रही, अनावर्ती है। मतलब अगर वहां आपने देखा कि 0.333 परिमेय संख्या में एक क्रम से आ रहा था, एक के बाद एक के बाद, या दशमलव प्रसार उनका शांत था, लेकिन जहां अशांत अनावृत्ति होती है और ये वर्गमूल जिसमें √2 है, √3 है, √5 है, जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है, वे भी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अब हमने कहा वास्तविक संख्या है,
वास्तविक संख्याओं में क्या है, सारी संख्या आपको बताया, प्राकृतिक है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ये सब वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। तो ये रही इन वास्तविक संख्याओं के बारे में, इसके वास्तविक संख्याओं के बारे में बताया। अब हम आपको बताएंगे, आपने पढ़ा है सम संख्याओं के बारे में, पढ़ा होगा सम संख्याएं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। जैसा आप इसमें देख रहे हैं सब जो है 2 से विभाजित है, तो सम संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं। अब आता है विषम संख्याएं। 1, 3, 5, 7, 9, 11, इस तरह से आपने देखा जो 2 से विभाजित नहीं हो रही है, जिन्हें जोड़ पेयर नहीं बन रहे हैं। एक है, कोई 3 होंगे तो 2 और 1 2 पेयर नहीं बनेगा, तो विषम संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं। उसके बाद आता है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं आपने पढ़ा है 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, 2 के बाद 3 ये विभाजित नहीं होती किसी से, जिनका गुणनखंड क्या है 1 और 2। अगर 2 है तो 1 गुणा 2, 3 है तो 1 गुणा 3, 5 है तो 1 गुणा 5। तो जिसमें 2 गुणनखंड हो और स्वयं और एक वो जो कहलाएंगी अभाज्य संख्या है, और जो किसी से आप देखें कोई संख्या से विभाजित नहीं होती है। भाज्य संख्याओं की बात करेंगे तो भाज्य संख्याएं भी हैं जो विभाजित हो जाती हैं। अब हम आपको बताएंगे लॉसॉ और मॉसॉ के बारे में। ये भी ज्ञान होना चाहिए अगर हम आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ाने जा रहे हैं, तो ये लॉसॉ मॉसॉ के बारे में। अब लॉसॉ है, लॉसॉ क्या है, जैसे आपने पढ़ा होगा पिछली कक्षाओं में, जैसे आप 3 और 5 के लॉसॉ निकालते हैं, तो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, आगे आप लिखते जाए। 5 के क्या लिखेंगे, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, इस तरह से आप आगे लिख सकते हैं। इन दोनों में देखा 3 और 5 के गुणज देखे, इनमें आपने देखा स्वाल गुणज कौन सा है, 15। दूसरा क्या है 30। इस तरह से आप देखेंगे 15 दूनी 30, 15 क्या 45, आगे आते जाएंगे। सबसे लघुत्तम कौन है 15, तो इसका लॉसॉ 15। आपने इसको और तरीके से भी निकालते हैं बाद में, जैसे 3 लिखा, 3 गुणा 1 लिखा, 5 गुणा 1 लिखा। अब ये अलग अलग है इसलिए 3 गुणा 5 हो गया, 1 तो दोनों में शामिल है, 15 इसका लॉसॉ आ गया। इसके अलावा अगर 15 और 20 का निकालना है आपको, मान लिया 15 और 20 का आपको लॉसॉ निकालना है, तो आप क्या करते हैं, पंद्रह लिखते हैं और 20 लिखते हैं। 15 के गुणनखंड करते हैं 3 गुणा 5, 20 के 2 गुणा 2 गुणा 5, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ऐसा कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं करेंगे तो हमारा लॉसॉ ठीक नहीं आएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें देखिए 5 दोनों में शामिल है, ये एक बार लिख लिया जाएगा। उसके बाद जो दोनों में शामिल नहीं होते हैं वो गुणनखंड भी लिख लिए जाते हैं। 5 दूनी 10, दूनी 20, 20 या 60। तो इस तरह से 60 क्या हो गया, 15 और 20 का लॉसॉ। तो हमने कहा कि आपको आगे पुराना ये कक्षा 9 का थोड़ा सा आपको रिवीजन करना आवश्यक है। तो लॉसॉ आपको आ गया। अब देखिए मॉसॉ। मॉसॉ में क्या करते हैं, जैसे आपको 3 लिखा, 5 लिखा, अब इसके गुणनखंड करते हैं 3 के। क्या करेंगे, 1 गुणा 3, 1 गुणा 5, दोनों में क्या शामिल है 1, तो दोनों का मॉसॉ क्या हो गया
1। इस तरह से आप इसमें देखेंगे जो दोनों में शामिल होता है, हम उस गुणनखंड को, सारे गुणनखंड को लिख लेते हैं और ये 900 हो जाता है। आप बड़ी संख्या ले लो, 15 और 20 ले लो। 3 गुणा 5, 2 गुणा 2 गुणा 5, 900 क्या हो जाएगा इसका? 5। इस तरह से आपने 900 और 900 को भी समझ लिया है। तो अब हम बात करेंगे आगे यूक्लिड विभाजन परिमेय के बारे में। यूक्लिड यूक्लिड विभाजन परिमेय को समझने के लिए आपको हम बताएंगे, हम इसका प्रयोग क्या करेंगे, 900 निकालने के लिए भी करते हैं। और इसमें क्या मान लिया आपने, कोई दो धनात्मक पूर्णांक ले लिए, a और b, दो आपने धनात्मक पूर्णांक ले लिए। अब b हमने मान लिया भाज्य हमारा a है और भाजक हमारा b है। जब हम इस b से a को भाग करेंगे, हमने मान लिया हमारा भागफल क्या आ गया, q। और यहां पर जो शेष बचा वो हमने लिख दिया r। शेषफल क्या हो गया, r। इसका मान क्या होता है, इस b से जो भाजक है उससे कम होता है r का मान। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, शेष r का मान 0 भी हो सकता है और लेकिन b से कम होगा, जो b लिखा है उससे कम होता है। ये हमारी यूक्लिड विभाजन परिमेय है। तो बच्चों ये आपको समझ में आ गई। इस तरह से हम a बराबर bq प्लस r, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, इस तरह से आपको हम क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन परिमेय हमने आपको समझा दिया है। ओके।